Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic for MA Final Paper 6 Home Science। आज का जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सामाजिककरण के प्रचारक या अभिकरण, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली चैप्टर का ही एक पार्ट है ये। लेट्स स्टार्ट। सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया मानव के आपस के संपर्कों से या व्यवहार से होती है। दूसरे शब्दों में, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंड, मूल्यों और अपेक्षाओं को आंतरिक रूप से और उचित संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को सीखकर समाज के सदस्य बनना सीखते हैं, जिसे उन्हें अपने समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। समाजीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है: प्राथमिक समाजीकरण एवं माध्यमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन में शुरुआती अवधि जिसके दौरान वे सीखते हैं, उनके चारों ओर के अनुभव और बातचीत के माध्यम से स्वयं का निर्माण करना प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। बच्चे के जन्म के साथ प्राथमिक समाजीकरण की अवधि शुरू होती है। दो तथ्यों के कारण प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। यह जीवन की शुरुआती चरण में होता है। दूसरा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका हमारे जीवन पर एक प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और ये दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाता है। और प्राथमिक समाजीकरण के रूप में परिवार प्रथम पाठशाला कहा जाता है। यह परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम होता है, क्योंकि हमारे प्रारंभिक वर्षों में जो सांस्कृतिक और समाज के जो प्रभाव हैं वे मानव कौशल, लक्ष्यों और दृष्टिकोण को हम प्राप्त करते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो दृष्टिकोण होता है वो हमारे ज़िंदगी की शुरुआती जो वर्ष होते हैं उन्हीं में बनता है और इस पर परिवार और उनके सदस्यों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माध्यमिक समाजीकरण बच्चे के पहले कदमों से शुरू होता है, बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्य के रूप में। माध्यमिक समाजीकरण यह घर के बाहर होता है। इस दौरान जो बालक है वो घर से बाहर निकलकर अपने साथी दोस्तों, विद्यालय आदि के साथ दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, जहाँ पर शिक्षक जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ बाहर के जो परिवेश के दूसरे जो कारक होता है उनका प्रभाव भी बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। इस दौरान वह भूमिकाओं, कौशलों और उचित व्यवहार की सीख समाज के द्वारा लेता है और धीरे धीरे उसका समाजीकरण हो जाता है। तो ये दो समाजीकरण के प्रमुख केंद्र रहे, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण। अब आता है कि समाजीकरण के प्रचारक या अभिकरण कौन है, जिनसे बच्चे का समाजीकरण धीरे धीरे स्वतः जैसे जैसे वो परिपक्वता को प्राप्त करता है वैसे वैसे होता चला जाता है। तो समाजीकरण की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो हैं: पहला, परिवार। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक है या अभिकरण है, क्योंकि बालक परिवार में जन्म लेता है और लंबे समय तक विभिन्न क्रियाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों से जुड़ा रह सकता है। परिवार से ही उसे समाज की प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। परिवार एक प्राथमिक और सार्वभौमिक संस्था है। परिवार में रहकर बालक को पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई और पुत्री बहन की भूमिकाओं का ज्ञान और एहसास होता है। अपने बुजुर्गों के संपर्क में आकर बालक गुण और अवगुणों को पहचानता है और उनका अनुकूलन करता है। सभी समाजों में पिता को साधक नेतृत्व और माता को भावात्मक नेतृत्व प्रदान करने वाला बताया गया है। चाहे व्यवसाय हो या कृषि या अन्य कोई क्रिया, पिता प्रत्येक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उससे संबंधित सभी शिकायतों पर विचार करके उन्हें हल करने का उत्तरदायित्व मूलतः उसी पर होता है। परिवार में बच्चों के लालन पालन, झगड़ों में मध्यस्थता एवं मनस्त्य को दूर करने में माता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। माता के व्यवहार और उसके विचारों से बच्चों में स्नेह, घनिष्ठता और आपसी जुड़ाव का सुखद वातावरण तैयार होता है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों का भी समाजीकरण पर बच्चे के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
परिवार अनेक समूह सदस्यों का समूह है जिसमें विभिन्न आयु लिंग पदों के व्यक्ति होते हैं। अब उनके व्यवहार से बालक सहयोग, प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को अपनाता है। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और उनके दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार का बालकों के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पारिवारिक वातावरण बालकों के सामाजिक विकास का प्राथमिक आधार है। यदि परिवार निर्धारित है, माता पिता में वैचारिक मतभेद, यौन संतुष्टि का अभाव या अन्य भी किसी कारण से माता पिता में अनबन या तनावपूर्ण संबंध है तो बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी समाजीकरण को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में बालक घुटन और वेदना महसूस करता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक बार वह अपराधी व्यवहारों में संलग्न हो जाता है। अतः परिवार का परिवेश समाजीकरण का महत्वपूर्ण प्रचारक है या अभिकरण है। दूसरा आता है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। समाजीकरण के प्रचारकों में विभिन्न स्तरों वाली शिक्षण संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। विद्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है क्योंकि इसी प्रथम स्तर से बालक शिक्षा के महत्व को समझता है और उसमें नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गुणों का समावेश होता है। यहीं से बालक के जीवन पथ का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षण संस्थाओं में बालक प्रमुख रूप से अध्यापकों, साहित्य तथा साथियों से सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से वे ज्ञानार्थ प्रवेश करते हैं तथा सेवार्थ के लिए बाहर निकलते हैं। अध्यापकों के आदर्श, आचरण, विचार, भाषा और रहन सहन से बालकों का चरित्र प्रभावित होता है। पुस्तकों और साहित्य से वे नवीन ज्ञान प्राप्त कर मानसिक क्षमता का विकास करता है। शिक्षण संस्थाएं बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर धार्मिक संस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। ईश्वर का डर एवं श्रद्धा के कारण बालक में नैतिकता, पवित्रता, न्याय, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, दया आदि गुणों का विकास धर्म में विश्वास और निष्ठा से ही होता है। धर्म कोई भी हो, सभी का मूल उद्देश्य मनुष्य को चरित्रवान और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने में सहायक है। धार्मिक भय के कारण व्यक्ति अपने आप को अनैतिकता, क्रूरता रूपी व्यवहार को नियंत्रित करता है। फिर आता है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं का आशय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धन का कारोबार करने वाले केंद्रों से है। मनुष्य के लिए अर्थ व्यवसाय में रक्त के रूप में कार्य करता है। धन अंतिम लक्ष्य नहीं है, किंतु लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन अवश्य है। जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी प्रकार आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये संस्थाएं मनुष्य के सफल जीवन की दिशा का मार्ग प्रशस्त करती है। बाजार, बैंक, दुकान या घरों में किए जाने वाले व्यापार आर्थिक संस्थाओं से प्रभावित होते हैं। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजीकरण दोनों के व्यवहारिक सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। यह प्रेरित करता है कि आर्थिक सिद्धांत में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय, निर्माण तथा सामाजिक आयोजनों से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता दे। आजकल सभी प्रकार की क्रियाओं में ऐसे व्यक्तियों का सहयोग या उपयोग किया जाता है जो व्यावसायिक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं आय और रोजगार पैदा करती है। इनसे सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं और जन कल्याण की भावना प्रबल होती है। अब आता है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। विश्वव्यापी राजनीतिक हस्तक्षेप ने समाजीकरण का संपूर्ण ढांचा बदल कर रख दिया है। ये संस्थाएं निरंतर समाजीकरण पर हावी हो गई हैं। समाजीकरण पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति इनसे अछूता नहीं रह सकता। ये संस्थाएं व्यक्ति में आत्मबोध कराती हैं। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से समाजीकरण होता है। तानाशाही शासन व्यवस्था में सुरक्षा, स्वतंत्रता, सहजता का अभाव होने के कारण समाजीकरण के विकास में बाधा आती है। इसके विपरीत प्रजातंत्रीय एवं कल्याणकारी व्यवस्था में सरकार समाज के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि के लिए अनेक कार्य करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होता है। इससे व्यक्तित्व निर्माण में सरलता एवं स्वाभाविकता आ जाती है। राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण एक सफल नागरिक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है। फिर आता है पड़ोस यानी नेबरहुड।
परिवार के आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ोस अधिक सक्रिय होने के कारण ग्रामीण बालकों पर पड़ोस का अधिक प्रभाव पड़ता है। अनजाने में ही पड़ोसी से भाषा, रहन सहन के तरीके, संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं अन्य गुणों को सीखा जा सकता है। पड़ोसी बच्चे को स्नेह, प्यार, आत्मीयता, अन्य अन्य नई बातों का ज्ञान कराते हैं। बालक उनके व्यवहार के अनुसार ही अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाता है। पड़ोसी समय समय पर उनके द्वारा अपेक्षित आचरण का अनुभव कराकर बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता पहुंचाते हैं। फिर आता है विवाह। विवाह भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण चक्र है। विवाह के बाद लड़के और लड़की को भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभानी होती है। लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे परिवार में प्रवेश लेती है, जहाँ उसे भिन्न भिन्न वातावरण में जीवन निर्वाह करना होता है। अतः उस परिवार के नियम, रहन सहन, संस्कृति, विचारधारा से समायोजन करना सीखना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के प्रति त्याग करना होता है, एक दूसरे में विश्वास और निष्ठा रखनी होती है। आगे चलकर उन्हें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का भी पद ग्रहण करना होता है। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियों एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं, उन्हें आंतरिकृत करना होता है। फिर आता है क्रीड़ा समूह यानी प्ले ग्रुप। खेलने वाले बच्चों के समूह समाजीकरण के महत्वपूर्ण प्रचारक हैं। जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में आने के पश्चात अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठने, बैठने, खेलने कूदने से बच्चा अनेक बातें सीखता है। खेल समूह में रहकर बच्चों में खेलने के नियम, नियंत्रण और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। बच्चों में विचारों का आदान प्रदान, वस्त्र धारण करना, एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना खेल समूह में रहकर की जाती है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए अपनी समान आयु के व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। अपने द्वारा किए गए निर्णयों को अपने हम उम्र व्यक्तियों की स्वीकृति मिलने पर उसमें आत्मसंतुष्टि और विश्वास आता है। मित्रों के समूह से वह ज्ञान प्राप्त होता है जो परिवार के सदस्यों से नहीं दे पाते। अतः खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। नातेदारी समूह, जिसे किन ग्रुप बोला जाता है। नातेदारी समूह से आशय रक्त संबंधता और सभी रिश्तेदारों से है। इसमें भाई बहन, सास ससुर, देवर भाभी, मामा मामी, साला साली, बुआ फूफा, मौसा मौसी आदि को सम्मिलित किया जाता है। सभी की अपनी भूमिकाएं होती है। इनके संपर्क में आने से व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य सीखता है एवं समाजीकरण में उसका विकास होता है। फिर आता है सांस्कृतिक समूह। विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे अकादमी, कवि सम्मेलन, नाट्य मंडली, क्लब आदि व्यक्ति के सामाजिक विकास में भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों, वेशभूषा, साहित्य, कला आदि से परिचित कराते हैं, जिससे उनके ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास होता है और वे समाजीकरण की एक सीढ़ी पार कर लेते हैं। फिर आता है जनसंपर्क समूह, जिसे मास मीडिया समूह भी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रचारक या अभिकरण है जो कि समाजीकरण के विकास में सहायक होता है। मास मीडिया प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से बढ़ रहा है, यानी जनसंपर्क के बहुत सारे साधन हो गए हैं। रेडियो, मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्डेड सीरीज, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा जैसे तकनीकी नवाचार समाचार के समाजीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। जन मीडिया ने विश्वव्यापी संस्कृतियों और मानदंडों को पेश किया है, अन्यथा बच्चे इतने जागरूक नहीं होते। जनसंपर्क सामाजिक दुनिया के संपर्क में वृद्धि करता है, परंतु जनसंपर्क समूह की जो विभिन्न विधियां हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल्स हैं और सीरीज़ हैं, इनसे जब व्यक्ति अति के रूप में जुड़ जाता है, इसके अति कर देता है, मोबाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करने लग जाता है, तो उसके पर व्यक्तित्व में बहुत हानि होती है, समाज से उसका संपर्क टूट जाता है। और यहीं पर अगर वह इनको लिमिटेड समय के लिए इनके संपर्क में जब रहता है, इन तकनीकी नवाचारों के, तो वह उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। और आज के युग में जब अभी पूरा पैंडेमिक वाला समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो तकनीक है, यही सबसे बड़ा माध्यम बन गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो फैल रही है, इसमें
हमें एक दूसरे से संपर्क में नहीं आना है। तो यहाँ पर ये जनसंपर्क के जो साधन हैं ये हमारा समाजीकरण कर रहे हैं, हमें समाज के दूसरे लोगों से जोड़ रहे हैं। हमारे हर कार्य वर्क फ्रॉम होम या हम घर पर या अपने सीमित जगह पर ही रहकर हम विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। और हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो वर्क है वो चल रहा है। तो जनसंपर्क अब इस समय की मांग के अनुसार अभी बहुत साथ दे रहा है और पॉजिटिविटी के साथ हमें हमारे समाज के लोगों से, दुनिया से जोड़ रहा है। अतः जनसंपर्क सामाजिक दुनिया के संपर्क में वृद्धि कर रहा है। तो ये इसके कुछ लाभ होते हैं, परंतु अति जो है वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए हानि है। तो ये थे कुछ समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं जो कि हमने समाजीकरण के प्रचारक या अभिकरण के रूप में इनकी आज चर्चा की। आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने उदाहरण या अपने अनुभव इसमें दे सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।